हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द K3 नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी हमारी इफेक्ट ऑफ वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इलीगल, अनलॉफुल एंड अनसर्टेन एग्रीमेंट की मतलब कि जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स होते हैं जो आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका वैलिड और एक होते हैं आपके वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। और हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट जो आपके होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। वो होते हैं आपके वैलिड, वॉइड और एक इसमें कैटेगरी रहती है वो आती है आपकी वॉइडेबल, मतलब कि वैध, शून्य और शून्य करनीय। ये जो आपको वॉइडेबल वाला ऑप्शन है ना, वो आपको एग्रीमेंट वाले में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ दो ही होते हैं, वैलिड और वॉइड, यहाँ पे दो ही इसमें होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैलिड एग्रीमेंट, वॉइड और ये जो आपके प्रकार हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो इनका नतीजे क्या होगा, इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कोई भी ऐसा वॉइड एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, वैलिड हो, या फिर उसमें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, या फिर अनलॉफुल या फिर अनसर्टेन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी हो, इनके क्या नतीजे होंगे हम इस वाले जो है इसमें क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीमेंट में वैलिड और वॉइड वाला। अगर हम वैलिड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो सेक्शन 2E हमें वैलिड एग्रीमेंट बताता है। क्या बताता है ये? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट किस किस से मिलकर बनता है? एक तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? जब एक व्यक्ति ऑफर देता है दूसरे व्यक्ति को और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो जब जो आपका प्रस्ताव होता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो बन जाता है वचन, मतलब कि प्रॉमिस बन जाता है। तो मतलब कि ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए और फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और दोनों ही पक्षकारों के लिए करना चाहिए, वहां पे प्रतिफल होना चाहिए, मतलब कि कंसिडरेशन वहां पे होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज वहां पे मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है ना। ये कौन बताता है? आपका सेक्शन 2 ही बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं। ये कहता है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं किसमें, सेक्शन 2H में हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, तो वहां पे क्या कह रखा है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे क्या कह रखा है? कोई भी एक एग्रीमेंट है जो कि क्या है, विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, उसको जो है लागू करवाया जा सकता है लॉ के द्वारा, तो वो बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, मतलब देखिए एनफोर्सेबल यहाँ पे है, प्रवर्तनीय, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, और उसमें से कोई भी पार्टी अपनी बात से मुकरती है, तो वो जो दूसरी पार्टी है, जो उसमें पीड़ित पक्षकार है, वो क्या कर सकता है? वो जा सकता है कोर्ट, वो न्यायालय जा सकता है और न्यायालय से कह सकता है कि हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना था, इसको भी लागू करवाओ, बी को फोर्स करो, बी को बाध्य करो कि वो अपनी जो बात है वो उसको उस पर कायम रहे। ये कहता है एनफोर्सेबिलिटी, मतलब कि कोर्ट में जाकर हम उसको लागू करवा सकते हैं। तो जो एग्रीमेंट को अगर हम कोर्ट में लागू करवा सकते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर किसी एग्रीमेंट को हम एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते, कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, तो वो हो जाते हैं आपके वॉइड एग्रीमेंट। जैसे कि ए ने जो है बी से कहा कि तुम जो है सी को मार दो, ठीक है, या फिर पीट दो, मैं उसके बदले आपको 2000 रुपये दूंगा, पीट दो बस, ठीक है, 2000 में सिर्फ पिटवाते हैं, तो 2000 रुपये दूंगा तुम अगर सी को पीट दो। तो क्या अब बी क्या करता है? बी पैसे ले लेता है और ए का काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या ए कोर्ट के पास जा सकता है कि मैंने बी को 2000 रुपये दिए थे, अब बी से कहो कि वो सी को जाके पीटे? तो क्या कोर्ट ऐसे काम करेगा? क्या ऐसे निर्देश देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट को हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट।
वो होते हैं शून्य करार होते हैं। तो आपको एग्रीमेंट पता चल गया है, आपको वॉइड एग्रीमेंट आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं। वॉइड एग्रीमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें कुछ सेक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि वॉइड एग्रीमेंट से डील करते हैं, जो कि मेनली आपके सेक्शन 23 से 30 तक कवर हो जाते हैं। जैसे सेक्शन 23 बात करता है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। हमने पढ़ा था ना कि कौन कौन से जो प्रतिफल है वो लॉफुल होते हैं, वो विधिपूर्ण होते हैं, और कौन कौन से नहीं होते हैं। जैसे कि कोई फ्रॉडुलेंट है, या फिर कोई जो है किसी भी पर्सन को या फिर उसकी संपत्ति में इंजरी की बात करता है, वहाँ पे हानि की बात करता है, या फिर कोर्ट उसको जो है इमोरल जो है मानता है, या फिर जो है वो क्या करता है कि अगर उस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर दिया जाता है तो वो क्या करेगा, वो विधि के जो आपके पर्पस है, ठीक है, उद्देश्य था, वो उसको विफल कर देगा, उसको फेल कर देगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि अगर उन पॉइंटों में से, उन बिंदुओं में से किसी में भी अगर आपका कंसिडरेशन जाता है तो ऐसे एग्रीमेंट हो जाते हैं, आपके वॉइड एग्रीमेंट आपके बन जाते हैं, है ना। सेक्शन 24 कहता है एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। ये कहता है कि आपने एक एग्रीमेंट किया, है ना, सपोज उस एग्रीमेंट के कई सारे पार्ट थे, उसमें से ये तो लॉफुल था और ये भी लॉफुल था, बट ये वाला क्या था, ये अनलॉफुल था, ये विधिपूर्ण नहीं था, और ये क्या था, ये भी विधि अनुसार ये भी था। तो ये जो आपका भाग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा वॉइड, और जो ये बाकी जो पार्ट है वो हो जाएंगे आपके वैलिड। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है वैलिड होने के लिए कि अगर इन भागों को इस भाग से अलग किया जा सकता था तो क्या होगा, ये वैलिड हो जाएंगे। बट अगर इन भागों को इससे अलग नहीं किया जा सकता था, वो हो जाएंगे आपके वॉइड। ठीक है, समझते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एक महिला थी, ठीक है, ये बी से कहती है, ये बी व्यक्ति हो गया, बॉस हो गया इसका, ये हो गई ए। ठीक है, अब ए कहते हैं बी से कि मैं तुम्हारा हाउस होल्ड वर्क कर दूंगी, जो भी आपके घर के काम है, जैसे कि सफाई वगैरह या फिर बर्तन वगैरह करना, वो काम मैं कर दूंगी। उसके बदले मैं आपसे लूँगी 5,000 रुपये प्रति माह लूँगी, और उसके साथ साथ मैं आपको जो है अदर सर्विस भी दूंगी। सपोज जैसे कि रखेल टाइप के जो होते हैं, ठीक है, जो सर्विस होते हैं इमोरल, जैसे कि सेक्सुअल रिलेशन जो होते हैं, उस टाइप की सर्विसेज भी यहाँ पे बात होती है। तो देखिए, किसी के घर में कोई भी कार्य करना, सफाई वगैरह या फिर कुछ भी सर्विस देना, वो क्या होता है, वो लॉफुल होता है। ठीक है, बट अगर ऐसे कोई कार्य कर रहे हो, जैसे सेक्सुअल उसमें रिलेशंस की बात हो रही है, वहाँ पे उस टाइप का एग्रीमेंट कर रहे हो, वो क्या है, वो आपका इमोरल कैटेगरी में आ जाता है। तो वो क्या होता है, वो हो जाता है वॉइड। तो देखिए यहाँ पे एक ही तरफ से दो जो है वर्क जा रहे हैं, कौन सा, एक तो हाउस होल्ड सर्विस, ठीक है, घर के काम, और एक आ रहा है उसमें कंक्यूबाइन वाला, मतलब कि रखेल वाले जो उसमें जो कैटेगरी जा रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्या इन दोनों को अलग किया जा सकता है, भाई यहाँ पे किया जाता है कि ये हो गया हाउस होल्ड वर्क, इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो। ठीक है, तो आपने ए के पार्ट पे तो अलग कर दिया है। अब जो बी के पार्ट पे जो 5,000 रुपये जा रहे हैं, अब इसमें देखते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इन 5,000 रुपये में से कितने रुपए तो हाउस होल्ड वाले काम के लिए थे और कितने रुपए बाकी काम के लिए थे। तो क्या यहाँ पर हम बाइफरकेट कर पा रहे हैं, इनमें हम बंटवारा कर पा रहे हैं कि 3,000 रुपये घर के काम के लिए थे और 2,000 रुपये अदर वर्क के लिए थे? क्या हम ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों को अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा ही एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर बी कहता कि मैं 5,000 रुपये तुम्हें हाउस होल्ड वर्क के लिए दूंगा और जो अदर सर्विसेज हैं, जो इमोरल सर्विसेज आप दे रहे हो, मैं उसके लिए आपको 3,000 रुपये में दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाउस होल्ड वर्क के लिए उसे 5,000 रुपये मिल रहे हैं और अदर वर्क के लिए उसे मिल रहे हैं 3,000 रुपये। तो यहाँ पे हम अंतर कर सकते हैं। तो जो ये वाला जो पार्ट है, 3,000 रुपये वाला जो पार्ट है, उसको हम कर देंगे वॉइड। आप इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, बट जो दूसरा पार्ट है हाउस होल्ड वाला, उसको हम लागू करवा सकते हैं। ये आपका सेक्शन 24 कहता है कि अगर कंसिडरेशन पार्ट में है और उसमें से एक भाग क्या हो रहा है, उसमें वो अनलॉफुल हो रहा है या फिर विधि विरुद्ध हो रहा है, तो उसको हम शून्य कर देंगे, बाकी एज इट इज लागू होता रहेगा। ठीक है, सेक्शन 25 हमने बात की थी कि
कोई भी आपका करार है अगर उसमें प्रतिफल नहीं है तो वो करार की जगह वो जाएगा आपका शून्य। बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, उसमें 3 पॉइंट थे, वो हमने उस वीडियो में कवर कर रखे हैं, आप वाली वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि दोनों पार्टी नियर रिलेशनशिप में थे, राइटिंग में था, रजिस्टर्ड था वो एग्रीमेंट, तो वो ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर कोई पास्ट जो है काम किया था, कोई भूतकाल में कोई कार्य कर रखा था और उसका हम हर जाने की बात करते हैं, उसे कंपनसेशन की बात करते हैं, तो वो आपका हो सकता है। तीसरा था अगर कोई भी आपका जो पेमेंट था वो टाइम बार्ड हो चुका है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टाइम बार्ड हो चुका है, आप उसको फिर से क्या करते हो, रिन्यू करते हो किसी एग्रीमेंट के थ्रू, तो उसको आप लागू करवा सकते हो। ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन वहां पे वैलिड हो जाता है एग्रीमेंट। सेक्शन 26 बात करता है कि किसी की भी शादी रोकने के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा शून्य। बट अगर किसी बच्चे की शादी रोकने के लिए अगर आप एग्रीमेंट करते हो तब वो वैलिड होगा। ठीक है, सेक्शन 26 बताता है। सेक्शन 27 कहता है कि किसी को भी ट्रेड करने से या फिर कोई उसका बिजनेस करने से, व्यापार करने से रोकते हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको जो है 5,000 रुपये दूंगा, आप जो है अपना व्यापार नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसा जो एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा वॉइड। क्यों होगा, क्योंकि सेक्शन 27 बताता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 28 कहता है एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। अगर आपको मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस एग्रीमेंट का कोई भी इशू आता है इस एग्रीमेंट में, तो आप कोर्ट के पास नहीं जाओगे। तो अगर मैं आपको कोर्ट के पास जाने से रोक रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल नहीं बना रहा हूं। ठीक है, जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल ही नहीं होगा तो वो क्या होगा, अपने आप ही वॉइड हो जाएगा। बट अगर मैं चाहूं तो कोर्ट की बजाय मैं आपको जो आपका ADR होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो मैं वहां पे आपको डायरेक्ट कर सकता हूं कि आप वहां पे जाके नेगोशिएशन या फिर वहां पे आप जो है बातचीत करके हम मुद्दा सुलझा सकते हैं। आप सीधे तौर पे कोर्ट मत जाइए, पहले आप जो है ADR पे चले जाते हैं। अगर यहाँ से कोई निष्कर्ष ना निकले फिर आप जाके कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में रख सकता हूँ, बट मैं कोर्ट जाने के लिए मैं नहीं रोक सकता। सेक्शन 29 में बात करता है एग्रीमेंट वाइड फॉर अनसर्टिनिटी। तो अगर किसी भी करार में अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है, तो वो क्या जाएगा, शून्य हो जाएगा। सपोज आपके पास जो है 2 मोबाइल फ़ोन है, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आपका फ़ोन जो है 10,000 रुपये में चाहिए। आपने कह दिया ठीक है, आप मेरा फ़ोन 10,000 रुपये में ले सकते हो। तो अब मुझे ये बताइए कि वो 10,000 रुपये मैं आपके किस फ़ोन के लिए कह रहा हूँ, फ़ोन नंबर 1, फ़ोन नंबर 2, आपके पास 2 फ़ोन है, मैंने आपसे कहा कि मैं आपका फ़ोन 10,000 रुपये में लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि ये 10,000 रुपये इस वाले फ़ोन के लिए या फिर इस वाले फ़ोन के लिए है। यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी आ गई है। अगर अनसर्टेनिटी है या फिर अनिश्चितता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वॉइड आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, है ना। सेक्शन 30 बात करता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वाइड। वेजर क्या होता है, जो सट्टेबाजी होती है ना, कि जैसे कि आपने मूवी देखी होगी, जन्नत मूवी थी, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे सट्टे लगते थे कि अगर आज ये वाली टीम जीत जाती है तो इतने रुपए मेरे या फिर इतने रुपए आपके। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वो होते हैं आपके वॉइड। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 36। ये कहता है एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इन वॉइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे बात होती है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट पर बेस्ड होता है तो वो क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल हो, ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, अगर इवेंट इम्पॉसिबल है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट में काउंट होगा। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो रह जाएगा एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट क्या होगा, वो होगा वॉइड, शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 56। ये कहता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट हो जाएगा, वो भी वॉइड हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप मुझे 20,000 रुपये दो या फिर 30 लाख रुपए दो तो मैं किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, करार होता है, तो वो एग्रीमेंट क्या होता है, वो हो जाता है शून्य, वॉइड हो जाता है।
तो ये आपके वैलिड और वॉइड आपके एग्रीमेंट कंप्लीट होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। हमने देखा था पहले भी सेक्शन 2H क्या बताता है कि कोई भी करार जो है, करार में क्या क्या होता है, एक तो होता है ऑफर होता है, उसमें एक्सेप्टेंस होती है और उसमें कंसिडरेशन होता है। जब ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो, मतलब कि कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता हो, कोर्ट के पास जाके हम उसको लागू करवा सकते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या बन जाते हैं, ऐसे एग्रीमेंट बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो ये तो सीधा सीधा हमें पता है कि अगर ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पार्टी अपनी बात से मुकरती है, तो दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, वो कोर्ट में जा सकती है उस एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए। ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए सेक्शन 10 भी आपका रेलिवेंट बनता है। ये कहता है कि कौन कौन से एग्रीमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए सेक्शन 2H बताता है कि जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। अब कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वो आपका सेक्शन 10 बताता है। सेक्शन 10 कहता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। देखो सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उसमें जो मैं अब बताऊंगा, अगर वो एलिमेंट्स उसमें वो तत्व हैं, तो वो एग्रीमेंट आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। जैसे कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, दोनों ही पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, है ना। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों ही पक्षकार क्या चाहिए, वो सक्षम होने चाहिए वो करार करने के लिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो प्रतिफल है, वो प्रतिफल क्या है, वो लॉफुल है, विधिपूर्ण है, ठीक है, और उसका उद्देश्य भी क्या है, विधिपूर्ण है। एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, और वो जो है विधि के द्वारा एक्सप्रेसली, मतलब कि स्पष्ट रूप से उसको शून्य नहीं बताया गया है। मतलब कि जैसे कि अभी हमने पिछले पढ़ा था हमने स्लाइड में कि ये जो आपके जो हैं वो एक्सप्रेसली वॉइड बता रखे हैं कि अगर आप लीगल प्रोसीडिंग के लिए मना करोगे तो वॉइड होगा, अगर अनसर्टेनिटी होगी तो वॉइड होगा, अगर वेजर से आप करोगे एग्रीमेंट तो वॉइड होगा। तो ये क्या है, एक्सप्रेसली बता रखे हैं वॉइड, तो ऐसे भी ना बता रखे हो। तो ये होता है आपका सेक्शन 10 कहता है। इसमें आगे कहता है नथिंग हेयरिन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय विच any contact is required to be made in writing or in presence of witness or by law or any law relating to registration of document। ये कहता है कि देखिए हमने इसमें कुछ कंडीशंस की बात की है। क्या किया, एक तो हमने बात की फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट पार्टीज, हमने बात करी लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट की हमने बात की, और हमने बात की नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, हमने ये पॉइंट की कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। और जो बाकी वाली बात कहता है वो कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट भले ही उसमें ये कंडीशन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट के लिए हमने क्या कर रखा है, रजिस्ट्रेशन में हमने विटनेस वहाँ पे हमने जो है लगा रखे हैं, या फिर वो रजिस्ट्रेशन मानता है। सपोज कि कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, क्या हो गया आपका, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का एग्रीमेंट हो गया। तो भले ही आप एक दूसरे से एग्रीमेंट कर लो कि मैं आपकी जो है प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीद लूंगा, ठीक है, फ्री कंसेंट भी थी उसमें, कॉम्पिटेंट पार्टी भी थे, मैं भी बालिग था, आप भी बालिग हो, और लॉफुल कंसिडरेशन भी है, देखो जमीन खरीदना उसके बदले पैसे देना, ये क्या है, लॉफुल है, विधिपूर्ण है, ऐसा कर सकते हैं। और ऐसी जो है मनाही नहीं कर रखी है। तो हमारे पास एग्रीमेंट भी था और ये कंडीशंस भी थी, तो क्या ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो आगे बता रखा है वो कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रेशन लॉ में अगर वहाँ पे राइटिंग में कह रखा है, अगर कहीं किसी विधि में किसी लॉ में स्पेसिफिकली कह रखा है कि ऐसा एग्रीमेंट आपको लिखकर ही करना पड़ेगा, उसमें आपको इतने विटनेस लगाने ही पड़ेंगे और उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा,
तो अगर किसी लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर इसकी रिक्वायरमेंट के लिए, तो फिर वो भी हमको उसके साथ साथ रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 10 वहाँ पे अपने आप में संपूर्ण नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, फिर हमें वो लॉ भी देखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, विटनेस भी अटेस्ट करवाने पड़ेंगे और लिखित में भी हमें उसे करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 10 कहता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो है काफ़ी जो है जन कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मैं बात करता हूँ वाइड एग्रीमेंट की। देखिए वाइड एग्रीमेंट क्या होता है, जब कोई भी एग्रीमेंट को हम क्या ना कर सकें, कोर्ट में एनफोर्स ना करवा सकें, उसको कोर्ट के द्वारा लागू ना करवा सकें, तो ऐसे एग्रीमेंट होते हैं वाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं कि जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसके बाद क्या होते हैं वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है, अप्रवर्तनीय हो जाता है, तब वो बन जाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसके नाम में ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब उसने एग्रीमेंट की सारी कंडीशंस फुलफिल कर ली हो और कॉन्ट्रैक्ट की भी कंडीशन फुलफिल कर ली हो। तो जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद फिर शून्य हो जाता है, मतलब फिर लागू नहीं हो पाता है, तो उसको हम कहते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कहता है सेक्शन 2J, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो कि विधि के द्वारा क्या होता है अब वो लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकम वाइड व्हेन इट सीज टू बी वाइड एनफोर्सेबल, तो जिस बिंदु पे जिस पॉइंट पर वो अनएनफोर्सेबल हो जाता है वो आपका हो जाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल देता हूँ, ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि ये जो आपका जंगल है, फॉरेस्ट है, यहाँ से क्या करो आप टिम्बर, मतलब क्या मेरे को लकड़ियाँ काट काट के मुझको सप्लाई कर दो। ठीक है, मैं आपको जो है क्या करूँगा, मैं आपको ठेका देता हूँ, मैं आपको देता हूँ 50 लाख का, मैं आपको ठेका देता हूँ कि मेरे को जो है मान लो मेरे को 100 ट्रक मेरे को चाहिए यहाँ के टिम्बर का। तो सपोज वहाँ पे जो फॉरेस्ट था वहाँ पे टिम्बर लेना, वहाँ से लकड़ी लेना कानूनी रूप से क्या था, वहाँ पे अलाउ था, वहाँ पे वैध था। तो जिस टाइम पर सपोज क्या हुआ, 1 जनवरी को 2025 मान लो ये एग्रीमेंट हुआ इस फॉरेस्ट से लकड़ियाँ लेने का, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ये वैलिड था। बट क्या हुआ, सपोज जब एग्रीमेंट हुआ कब हुआ, 1 जनवरी को, तब क्या था ये वैलिड था, तब क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब क्या हो गया, अब आई तारीख 10 जनवरी 2025, मतलब 10 दिन बाद ही क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो फॉरेस्ट है इसको हम प्रोटेक्शन में डाल रहे हैं, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, अब इससे जो भी आप लकड़ी लोगे वो क्या होगा, गैर कानूनी माना जाएगा, अब यहाँ से आप कोई भी लकड़ियाँ नहीं काटोगे। तो जब एग्रीमेंट किया था तब तो वैलिड था, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बट क्या हुआ बाद में वो अब हो गया वाइड। अब मैं कहूँगा कि भैया हमारे बीच में एग्रीमेंट हो ही चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो ही चुका है, मैं तो भैया लकड़ी यहाँ से लूँगा, तो अब क्या हो गया, वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया आपका इलीगल। तो अब क्या हो गया, 10 जनवरी के बाद क्या हो गया, वो हो गया आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट। 10 जनवरी से पहले जो भी लकड़ियाँ थी वो क्या थी, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है जा रही थी, अब 10 जनवरी के बाद जो भी होंगी वो आपकी वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जाएंगी। ठीक है, ये आपको वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहता है। सेक्शन 56 की हम बात करते हैं, ये कहता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को भी इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए आप कहोगे तो वो एग्रीमेंट क्या जाएगा, वाइड हो जाएगा, है ना। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये तो एग्रीमेंट, ये तो वाइड एग्रीमेंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट की। ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं वो बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है। सपोज ए ने जो है बी के साथ क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुमको क्या करूँगा, 20 लाख रुपए दूंगा। तो ए ने क्या कहा बी से कि तुम अगर सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब ये वैलिड था, बट बाद में क्या हुआ, सी मर जाता है या फिर सी पागल हो जाता है,
तो अब ये क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया वॉइड। ठीक है, तो ये कहता है आपका, अब देखिए अब बी चाहकर भी सी से शादी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सी मर चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब इम्पॉसिबल हो चुका है। तो जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तब तो वैलिड था, बट बाद में उसका जो होना है वो क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो हो जाता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा कंसेप्ट है स्टार्टिंग में, बट काफ़ी इसको इजी करते हैं। देखिए अब ए ने कोई एग्रीमेंट किया बी के साथ, ठीक है, वो क्या है, वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है कि सपोज दो पार्टी है, उसमें से किसी भी एक पार्टी के बिहाफ पे क्या होता है, वो एग्रीमेंट होता है वैलिड, और जो दूसरी पार्टी है उसके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं, या तो उसको वो वैलिड ही रहने दे या फिर उसको वो वॉइड करा दे। ठीक है, तो जब एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है ना कि वो उसको वैलिड भी करवा सकता है या फिर वॉइड भी करवा सकता है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसके बिहाफ पे क्या है, वो वैलिड ही है, बट दूसरी पार्टी के बिहाफ पे ऑप्शन होता है। तो जब ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो वो होता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2i कहता है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल, जो कि कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि जब एक पार्टी के द्वारा वो एनफोर्सेबल करवाया जा सकता है बट दूसरी पार्टी के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे ए चाहे तो क्या करवा सकता है, एनफोर्सेबल करवा सकता है, बट बी उसको एनफोर्सेबल नहीं करवा सकता। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं, ए और बी, ए गया बी के पास, बी के पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ए ने क्या करा, उसको कोर्जन उस पर कॉज किया, उसको मारने की धमकी दी, उसको मारने की धमकी दी, कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी मुझे 10 लाख में नहीं दी तो। अब बी ने क्या करा, बी ने डर के मारे क्या करा, बी ने बोल दिया यस, तो यहाँ पे क्या बन गया, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट यहाँ पे एक एलिमेंट था कोर्जन वाला, वहां पे उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, तो उसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे ए के द्वारा क्या हो गया, वो हो गया वैलिड। अब बी को लगता है कि ठीक है 50 लाख में नहीं 10 लाख में बिक रहा है, तब भी मेरे लिए फायदेमंद है, मेरे को अर्जेंट पैसों की जरूरत है, तो बी चाहे तो ए को फोर्स कर सकता है इस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए कि लाओ मुझे 10 लाख रुपए दो और जमीन लो। अब ए कहता है कि नहीं मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि सपोज किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली उस प्रॉपर्टी की कीमत क्या हो गई, अब वो गिर गई है 3 लाख रुपए आ गई है ना, 3 लाख रुपए उसकी प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई एनी हाउ, इन्फ्लेशन या फिर कोई भी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे बी कहता है कि लाओ 10 लाख रुपए दो, अब ए कहता है कि नहीं मैं नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कॉर्जन अप्लाई किया था, मैंने आपको जान से मारने की धमकी दी थी और उस जो धमकी में मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो बी कहता है वो तो मेरे साथ हुआ है ना, बट आपने जो भी किया है बट आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है ना, तो अब बी जो है ए को फोर्स कर सकता है वो ऐसा एग्रीमेंट परफॉर्म करे, बट ए जो है बी को फोर्स नहीं कर सकता कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, क्यों, क्योंकि बी के ऊपर ही क्या हुआ है, वो ऐसा जो है धमकी ऐसा कोर्जन वहां पे जो है एम्प्लॉय हुआ है। ठीक है, ये आपका सेक्शन 2i कहता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था, फ्री कंसेंट हमने पढ़ा था, जहाँ पे अगर कंसेंट कोर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ली गई है, किससे ली गई है, या तो वो प्रेसिडेंस से ली गई है, या फिर वो एसएमएस असर के द्वारा ली गई है, कपट द्वारा ली गई है, दुर्योदेशन के द्वारा ली गई है, या फिर वो किसी भूल के द्वारा ली गई है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या बन जाते हैं, आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया है क्या, एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया है, दो टाइप के होते हैं, वैलिड और वॉइड, आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पढ़ लिया है, ये 3 टाइप के होते हैं, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल।
आई होप आपको ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका परिणाम क्या निकलता है, इनके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर कोई भी आपका वैलिड वॉइडेबल या फिर वैलिड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हैं तो उनका क्या नतीजा निकलेगा। देखिए, अगर एग्रीमेंट वैलिड है तो उसकी अगली कड़ी होती है क्या, कॉन्ट्रैक्ट की। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वैलिड तो कोई इशू नहीं है, पार्टीज जो है उसको परफॉर्म करेंगी, अगर नहीं करती है तो कोर्ट में उसको एनफोर्स किया जा सकता है। अगर एग्रीमेंट वॉइड है तो भैया सिंपल सा है कि वॉइड है तो भैया ना तो ए कुछ कर सकता है ना ही बी कुछ कर सकता है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो यहाँ पे वही कंडीशन होती है, ना तो फिर ए कुछ कर सकता है ना ही बी उसमें कुछ कर सकता है। अब कंडीशन आती है कि इसकी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे कंडीशन आती है। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका नतीजा क्या होता है वो देखते हैं। अब कहता है सेक्शन 19 कहता है वॉइडेबल एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट किसी भी एग्रीमेंट में नहीं है तो वो क्या बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये कहता है व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी आपका करार किससे होता है, प्रपीड़न, ठीक है, फ्रॉड से होता है या फिर वो मिसरिप्रेजेंटेशन से होता है, तो क्या होता है, ऐसे जो आपके एग्रीमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। किसके बिहाफ पर, एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड। तो जिसकी सहमति हमने बलपूर्वक ली है या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध ली है, तो उस पार्टी के बिहाफ पे, सपोज ए ने जो है बी को धमकाया तो बी के बिहाफ पे क्या होता है, वो वॉइडेबल होता है। वो वॉइडेबल ए की तरफ से नहीं होता, वो सिर्फ बी के बिहाफ पे होता है। बी ही इस ऑप्शन को जो है एंजॉय कर सकता है ना। आगे कहता है अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन मे इफ ही थिंक्स फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म। तो भले ही बी की जो है इच्छा के विरुद्ध उससे सहमति ली गई है, बट अगर बी को लगता है कि ठीक है चलो मैं इसको वैलिड ही मान लेता हूँ, जैसा भी हो गया अब हो गया एग्रीमेंट, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट को कर लेते हैं, तो अगर बी अगर सहमति दे देता है उस एग्रीमेंट को, तो जैसे ही उसने अपनी सहमति दी तो अब क्या होगा, अब उसका वॉइडेबल नेचर खत्म हो जाएगा। अब ऐसा माना जाएगा जैसे कि बी ने जो है अपनी स्वतंत्र सहमति दी है। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे सेक्शन 19 का कहता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, ये कहता है इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the content nevertheless is not voidable if the parties whose consent was so caused has the mean to discover the truth with ordinary diligence। ये कहता है कि अगर कोई भी आपका एग्रीमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ या फिर चुप्पी वहाँ पे उसने पार्टी ने रखी थी या फिर कोई भी फ्रॉडलेंट है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है किस किस में, मिसरिप्रेजेंटेशन में, साइलेंस में या फिर फ्रॉडलेंट उसमें नेचर में, तो ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइडेबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर दूसरी जो पार्टी थी उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसके पास अवसर था, क्या अवसर था कि वो जो है सच्चाई का पता लगा सकता था, उसके पास मीन्स थे, उसके पास तरीका था कि वो जो है इजीली जो है क्या कर सकता था, वो सच्चाई का पता लगा सकता था कि क्या सच है क्या उसमें फ्रॉड है उसमें। तो अगर ऐसा उसके पास एक अवसर था बट उसने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो ऐसी स्थिति में वो आपका वॉइडेबल नहीं होगा, वो रहेगा आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन कहता है। सपोज आपने कहा कि भाई आपके पास एक फैक्ट्री है, आपने कहा कि ये जो फैक्ट्री है ना ये क्या करता है, ये 10 करोड़ का क्या प्रोडक्शन करती है, और आपने मेरे को क्या कर दिया, वहाँ पे आपने रिपोर्ट दिखा दी कि भाई ये रही पूरी रिपोर्ट। अब मेरे को लगा, देखिए अब रिपोर्ट में क्या था, रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का ही क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। देखो मेरे सामने रिपोर्ट थी, आपने कहा 10 करोड़ रुपए, रिपोर्ट में लिखा हुआ है 5 करोड़ रुपए, बट मैंने फिर भी रिपोर्ट खोल के नहीं देखी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे मेरे पास अवसर था कि मैं रिपोर्ट खोलता तो मुझे पता चल जाता कि आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझको मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो।
तो बट मैंने फिर भी खोल के नहीं देखी, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैंने उसका लाभ नहीं उठाया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वॉइडेबल नहीं मर जाएगा, यहाँ पे एग्रीमेंट मर जाएगा वैलिड, है ना। तो ये आपका एक्सेप्शन कहता है। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पार्टी टू वूम ऑन वूम सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस। तो जिस पार्टी के ऊपर हमने कपट किया था या फिर उसमें हमने मिसरिप्रेजेंटेशन हमने वहाँ पे किया था, तो जो मिसरिप्रेजेंटेशन किया था और जो हमने फ्रॉड किया था, अगर वो जो है उसकी कंसेंट की वजह नहीं है, सपोज ए ने जो है बी के साथ क्या करा, कोई भी फ्रॉड किया या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन किया, बट बी ने जो कंसेंट दी है वो इसके प्रभाव में आके नहीं दी है, वो इसने अपने अलग जो है अपनी जो है सोच पर उसने कंसेंट दी है। तो ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, वो आपका वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंसेंट है वो आपका फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में नहीं दी गई है। ठीक है, ये आपका स्पष्टीकरण कहता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक और बात हम देखते हैं इसमें सेक्शन 19 में। अगर आप सेक्शन 19 देखेंगे तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात ये कर रहा है। जबकि हमारे पास क्या क्या थे, हमारे पास कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था मिस्टेक भी वहाँ पे इंक्लूड होती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स की यहाँ पे बात कर रहा है, बट ये जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा है। सेक्शन 19 किसकी बात नहीं कर रहा है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा है। तो क्या अर्थ निकलता है कि अगर कोर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से या फिर मिस्टेक से कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अब सवाल होता है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ, ठीक है, असमक असर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा, उसके लिए बताते हैं आपका सेक्शन 19A। ठीक है, ये कहता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वो जो बात आपका सेक्शन 19 कहता है, ये भी वही बात कह रहा है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ कोई भी अगर आपका एग्रीमेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वॉइडेबल। ठीक है, ये कहता है व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। तो जैसे कि ए था और बी था, अब बी क्या था, बी डोमिनेटिंग पोजीशन पे था। ठीक है, वो जो है बी की इच्छा पे क्या कर सकता था, प्रभाव डाल सकता था। तो अगर ऐसमक असर पे में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो बी व्यक्ति था, ठीक है, जो निचली पोजीशन पे था, उसके बिहाफ पे क्या हो जाएगा, वो आपका एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका वो हो जाएगा। ठीक है, any such contract may be set aside either absolutely or if party was so entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and condition as the court में just seem just। ठीक है, तो या तो बी के बिहाफ पे क्या हो सकता है, वो एग्रीमेंट पूरी तरह से ही क्या हो सकता है, शून्य किया जा सकता है। बी चाहता है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या हो जाए, वो वॉइड हो जाए, तो वो वॉइड भी हो सकता है। या फिर अगर कोई प्रतिफल ले लिया गया है, कोई भी बेनिफिट ले लिया गया है, तो कोर्ट को क्या लगता है कि भाई ऐसा में असर था बट इतना भी नहीं था। ठीक है, तो कोर्ट को अगर लगता है, जो भी जस्ट लगता है, जस्ट मतलब जो भी उसको कोर्ट को उचित लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी किया जा सकता है। ठीक है, सपोज जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, बी की प्रॉपर्टी थी वो 50 लाख की थी, ए ने उसको क्या किया, उसको 10 लाख में ले लिया। तो कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा कि इस एग्रीमेंट को खत्म नहीं करते, एक काम करते 10 की बजाय हमको तुमको 30 लाख हम दिलवा देते हैं। तो कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है, जो भी उसको ठीक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 53। ये बात करता है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। तो देखिए, कोई भी इवेंट था, जिस इवेंट पर क्या होता है, वो आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ होता है। जैसे कि आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम बात करते हैं कि कल बारिश होगी नहीं होगी, अगर कल बारिश होती है तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट हम परफॉर्म करते हैं। तो जब किसी इवेंट पे कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपका एग्रीमेंट डिपेंड करता है और उसमें से एक पार्टी क्या करती है, उस इवेंट को बचाने की कोशिश करती है कि भाई अगर ये इवेंट नहीं होगा तो हमारे बीच का जो एग्रीमेंट होगा वो भी आपका क्या नहीं होगा, वो जो है परफॉर्म नहीं हो पाएगा।
तो अगर कोई भी पार्टी ऐसा कार्य करती है कि वो इवेंट होने से रोके, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो होगा, जो दूसरी पार्टी की उसके बिहाफ पे क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल, और उससे उसको जो भी नुकसान हुआ है वो उससे जो क्या कर सकती है, वो उससे कंपनसेशन ले सकता है, हर्जाना उससे ले सकता है, ठीक है, फ्रॉम द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस विच ही में सस्टेन कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो उसके इस कार्य से जो उसको जो भी लॉस होगा, जो भी उसको हानि होगी, उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसे हर्जाना ले सकता है, ठीक है, कंपनसेशन ले सकता है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 55। ये कहता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल। क्या हो गया, ए और बी में कोई एग्रीमेंट हुआ, ए ने कहा कि भाई ये एग्रीमेंट परफॉर्म होना है इस टाइम तक, और कहा कि भाई टाइम इंपॉर्टेंट है, भाई अगर इस टाइम से पहले पहले नहीं हुआ तो भैया फिर कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब है ही नहीं, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, परफॉर्म चाहिए इस टाइम से पहले पहले, ठीक है, टाइम क्या है, इसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। बट बी क्या करता है, बी उस टाइम के परे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ले जाता है, बी अब उस समय के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करता है, तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, वो कहता है आपका सेक्शन 55। ये कहता है व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू डू अ सर्टेन थिंग एट और बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम, जब किसी पर्टिकुलर समय, किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कोई भी पार्टी एग्री करता है, और सर्टेन थिंग्स टू एट और बिफोर स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल टू डू सच थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, या फिर जो है उस टाइम से पहले या फिर उस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से फेल हो जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, और सो मच ऑफ इट हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसी। तो जैसे बी ने जो है क्या नहीं करा, उसको जो है समय रहते हुए या फिर उस समय पर परफॉर्म नहीं किया, तो क्या होगा, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, वो ए के बिहाफ पे क्या जाएगा, वॉइडेबल, शून्य करनीय हो जाएगा, ठीक है। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज एट द टाइम शुड बी ऑफ द इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वहां पे इंटेंशन दिखाई थी, क्या इंटेंशन दिखाई थी, कि भाई यहाँ पे समय जो है महत्वपूर्ण है, इस समय से पहले पहले या फिर इस समय तक मेरे को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। बी क्या करता है, बी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर पाता है उस समय तक या फिर उस समय से पहले पहले, तो क्या होगा, वो ए के बिहाफ पे क्या जगह शून्य करनीय हो जाएगा। अब ए चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइड करवा सकता है, ठीक है। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे। तो वैलिड है तो भैया कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो, ठीक है, साफ साफ कहता है कि एनफोर्सेबल है तो आप कोर्ट में एनफोर्स करवा सकते हो। अगर वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइड एग्रीमेंट है तो साफ साफ लिखा हुआ है कि शून्य है तो आप कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। अगर वॉइडेबल है तो वॉइडेबल में क्या है कि एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको वैलिड करवा सकता है या फिर वॉइड भी करवा सकता है। तो ये आपकी आज की क्लास थी, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।